जय हिंद साथियों। लेखपाल एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न एग्जाम में शामिल हुए थे, उन्हीं प्रश्नों को आज के सेशन में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस और PYQ यहाँ पर हल करवाई जाएगी। हमारे लर्निंग बेल चैनल पर सभी साथी बने रहें। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शंस आपके दिए हैं लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलगटन और लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता है कि जो हमारा भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इसकी शुरुआत जो हुई है आपकी, वो बंबई के ग्वालियर टैंक से। आपको पता होगा जो हमारी बंबई में एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने, देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, करो या मरो का नारा दिया था। और यहीं से ये कहा था कि भारत में एक आंदोलन की शुरुआत होगी, और जिस आंदोलन को 9 अगस्त 1942 को शुरू होना था। लेकिन आपको पता है 9 अगस्त 1942 को जैसे ही ये आंदोलन की शुरुआत होती है, तो जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी जी जो भी नेता होते हैं, वो सभी नेता 0 आवर के तहत, आपको पता है उसके तहत सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो 1942 का जो आंदोलन था, यहीं पर पहली बार गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये अहिंसा से हिंसा की ओर दिया गया नारा गांधी जी का प्रथम बार था, और किसी भी तरह से आजादी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो 1942 में हुआ। और खास बात क्या, जब सभी बड़े नेता जब गिरफ्तार हो गए, फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो छोटे नेताओं ने क्या किया, इस आंदोलन को हवा दी, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं। जो छोटे स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और यह आंदोलन एक बड़े स्तर पर पूरे भारत में शुरू हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बनता है, उस समय हमारे देश में वायसराय कौन थे जिस समय ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहां पर आंसर क्या होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि उस समय जो वायसराय थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी उस समय इनको अपॉइंट थे। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न बना है, यानी सती प्रथा का अंत किसने किया था, ये बात आपको यहां पर जाननी है। तो दोस्तों, सती प्रथा की अगर बात की जाए तो सती प्रथा जो हमारे देश में एक कुप्रथा थी, और यहां पर जो महिलाएं थी, तो बहुत सारे लोग जब किसी मतलब जो लेडीज थी, उनके जब जो पुरुष मर जाते थे, तो उन्हें जबरदस्ती पुरुष के साथ उनको जला दिया जाता था। ये सती होने का जो कॉन्सेप्ट था, इसके अंत को लेकर सबसे ज्यादा प्रयास किसने किए, तो यहाँ पर जो अंग्रेज जो आपके थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यहाँ पर एक बड़ा ही नाम आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। और सबसे ज्यादा सती प्रथा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत के राजा राम मोहन राय का भी नाम आता है, जिन्हें एक बहुत बड़ा समाज सुधारक बोला जा सकता है। तो राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा के अंत के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और हमारे यहाँ जैसे हमारे देश में जो कुप्रथा के तौर पर फैली थी सती प्रथा, इनके अंत के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अंग्रेज था जिसने इस प्रथा को खत्म किया था, उसे बोलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और एक बात, अकबर ने भी, देखिए अकबर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अकबर ने भी सती प्रथा को अंत करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था। तो इन्होंने एक और प्रथा थी, दास प्रथा, इसका भी अंत किया था किसने, तो ये किया था अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1562 में, याद रखना। और अकबर से ही बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है, जजिया कर का भी अंत किया था। जजिया कर क्या था, तो ये गैर ब्राह्मणों पर लगाया गया, मतलब जो ब्राह्मण होते थे उन पर लगाया गया एक प्रकार का कर था, जिसको 1564 में इसका अंत किया था किसने, तो ये भी अकबर ने ही बंद किया था। अकबर के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसको बोलते हैं दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद रखना है, इसकी भी शुरुआत आपके
अकबर ने की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट अकबर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप जानते हो भू राजस्व व्यवस्था के लिए इसका एक मंत्री था जिसको बोलते हैं टोडरमल। ठीक, उन्होंने भू राजस्व की व्यवस्था का उसको सही तरीके से उसने लागू किया था, तो टोडरमल वहां पर आंसर हो जाएगा। और आप जानते हो अकबर के नवरत्न थे जिसमें बीरबल भी बहुत प्रमुख थे, कहने का मतलब नवरत्न। तो यहाँ पर बड़े ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, आपने प्रश्न पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ऑप्शंस है दांडी, सूरत, साबरमती, पवनार। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर 12 मार्च, जो आप 12 मार्च 1930, याद रखना किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो गांधी जी ने जो नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आपको याद रखना है ये 12 मार्च 1930 को हुई। और यहां से गांधी जी ने साबरमती आश्रम आपकी जगह पड़ती है जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन की शुरुआत जो साबरमती आश्रम से हुई थी, कई अपने अनुयायियों के साथ, कहने का मतलब इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। और ये लगभग 24 दिन तक, मतलब 24 दिन ये आंदोलन चला था। 24वें दिन क्या कह सकते हैं, ये आपका 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर गांधी जी ने नमक आंदोलन को तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को, याद रखना ये आंदोलन कितने दिन चला था? तो 24 दिन कुल चला था। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर जाकर, अब दांडी जो जगह पड़ती है ये गुजरात के कहां, समुद्र तट पर पड़ती है, और दांडी नामक स्थान पर नमक आंदोलन को तोड़ा था। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां से भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम के लिए बनता है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कह सकते हैं कि भारत की आजादी में इस आंदोलन से गांधी जी के साथ पूरा भारत लगभग एक साथ जुड़ा था। और ये नमक के प्रति जो टैक्स लगाया था अंग्रेज सरकार ने, उसका इन्होंने बहिष्कार किया था और खुद नमक को बनाकर पूरे भारत में इस बात को अंग्रेजों के खिलाफ ये लीड आउट किया था, कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, विक्टोरिया पार्क हमारा किस जगह पर है जिसे जंग ए आजादी पार्क के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। विक्टोरिया पार्क जो हमारा पड़ता है अमृतसर, बाद में झांसी में या मेरठ में। देखिए अगर बात करें तो ये हमारा जो पार्क पड़ता है मेरठ, हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क है? विक्टोरिया पार्क है। ठीक, जिसे जंग ए आजादी पार्क के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह पार्क, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। बहादुर शाह पार्क ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है ये हमारा कहां पर है? तो ये बांग्लादेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। बहुत से लोग कहां लगा देंगे? नेपाल लगा देंगे। बहादुर शाह पार्क की अगर बात करेंगे तो ये बांग्लादेश में पड़ता है। और विक्टोरिया मेमोरियल करके आपका एक क्वेश्चन बनता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? तो ये कलकत्ता में है। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल। ये भी याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड ही बात है और एक जैसा लगता है तो लोग समझेंगे यही चीज है। तो ये हमारा कहाँ है? तो ये आपका कलकत्ता में। और कलकत्ता कहाँ है तो आप सभी जानते हैं, कलकत्ता हमारा पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक, इस तरह से अब आप जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को आपका कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। ये भी याद रखना क्योंकि गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न आपके लेखपाल एग्जाम के लिए बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है अमृतसर। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, ये अमृतसर से जुड़ा हुआ है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉमस रो था मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? देखिए आपको पता होना चाहिए जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जो थॉमस रो था ये आपका जहांगीर से किस किले में मिला था? यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए, आगरा में, इलाहाबाद में, झांसी में या अजमेर में। तो ये जगह जो पड़ती है वो आगरा के ये किले में मिला था। किस किले में मिला था? आगरा के किले में मिला था थॉमस रो। लेकिन मुलाकात कब हुई थी? तो यहाँ पर जो मुलाकात हुई थी आपकी 1615 में हुई थी। कब हुई थी? 1615 में। याद रखना जहांगीर से थॉमस रो कब मिला था? तो 1615 ईस्वी में मिला था। और ये मुलाकात कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। जबकि 1616 में
अजमेर में इनकी औपचारिक बातचीत होती है जहांगीर से, किसकी? टॉमस रो की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन आपका है। भूमापन की व्यवस्था की प्रारंभ, यानी भूमापन व्यवस्था जो थी वो कहां से प्रारंभ हुई या किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? ठीक, तो सिकंदर लोधी का नाम आपने सुना होगा। यहां पर आंसर में तो नहीं दिया है, सिकंदर लोधी का नाम बड़े अच्छे से सुना होगा। इन्होंने एक शुरुआत की थी, उस किसकी? सिकंदरी गज की शुरुआत की थी। सिकंदरी गज ये प्रणाली थी भूमि मापन की। सिकंदरी एक गज कह दो, ये भूमि मापन की एक क्या थी? भूमि मापन की एक प्रणाली थी जो किसने विकसित की थी? तो ये हमारी विकसित की थी किसने? सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। आपने सुना होगा पट्टा प्रथा जो थी, पट्टा प्रथा ये किसने शुरू की थी? पट्टा प्रथा की अगर बात करें तो यहां पर शेरशाह सूरी का नाम आता है। किसका नाम आता है? शेरशाह सूरी का नाम आता है। और आप जानते हो बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? शेरशाह सूरी के समय हुआ था, तो 1740 में हुआ था। और इस समय की अगर बात करें तो इसी बिलग्राम को या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। ठीक, याद रखना है इसको भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकबर, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, बिस्वा प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिस्वा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिस्वा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। यार नाम याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। ये एक बहुत ही कैसा शासक था हिंदुओं के प्रति, मतलब हिंदुओं के खिलाफ ये बहुत ही मतलब क्रूर शासक था कह सकते हैं। और जिसने कई सारी मतलब व्यवस्थाएं लागू की थी भारत में। कभी इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी पर। तो बिस्वा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपको पता है, और इसमें चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने? शेरशाह सूरी ने। चांदी व किसके? तांबे के सिक्के जारी किए थे। ये भी बात याद रखना। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? देखिए आपको पता होगा कि ऑप्शन में दिया है फैजी, अब्बुल फजल, बदायूनी या इनमें कोई नहीं। देखिए बात करते हैं अब्बुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा। याद रखना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो लिखा था किसने? ये अबुल फजल ने लिखा था। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे बदायूनी ने सबसे ज्यादा धार्मिक नीति की जो आलोचना करने वाले थे। और दीन इलाही धर्म आप जानते हो 1582 में शुरू किया था। किसने? 1582 में अगर बात की जाए तो ये शुरू किया था दीन इलाही धर्म, ये अकबर ने ही शुरू किया था। और इसकी सबसे ज्यादा आलोचना किसने की? तो ये बदायूनी ने की। ठीक, बदायूनी ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? अब देखिए संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान, बहुत अच्छे नाम भारतीय इतिहास के हैं, जिसमें टीपू सुल्तान आपका आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए बहुत ही प्रयास किया था। और आपको पता होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने लड़ा था। किसने लड़ा था? हैदर अली ने लड़ा था। किसने लड़ा था? ये कब लड़ा गया? तो आपको पता होगा 1767 से आपका 1769 में लड़ा गया। ठीक, इसके अलावा 1700 अगर बात करें 80 से 84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किसके मध्य हुआ था? तो इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली की इसमें क्या हो गई थी? मौत। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है आपका 1767 से 1769, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये युद्ध हमारा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 69। और 1780 से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरी बात की जाए आपकी, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये 1790 से 1790 से 92, आपको याद रखना है। ये हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये युद्ध जीता, इसमें श्रीरंगापट्टनम की संधि।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कब हुई थी? रंगापट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। संधि कब हुई थी? ये भी प्रश्न बड़ा एग्जाम का महत्वपूर्ण है। ये हुई थी 1790 में, आपको याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो ये तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, इसी युद्ध में आपके टीपू सुल्तान हारते हैं और उसके बाद एक संधि अंग्रेज करते हैं, रंगापट्टनम की संधि, जो 1790 में हुई थी। यहीं पर एक क्वेश्चन 1767 से और बनता है, मद्रास की संधि। तो मद्रास की जो संधि हुई थी, ये हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, और इसमें अंग्रेज जो मतलब कह सकते हैं इस संधि में, ये संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1769 में। कब हुई थी? 1769 में मद्रास की संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये युद्ध हुआ था हमारा, ये हुआ था 1799 में। तो यहाँ से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका टीपू सुल्तान है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा हिस्ट्री का क्या है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के, जो प्रीवियस ईयर आपके लेखपाल एग्जाम में पूछे गए। ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर? थोड़ा जीएस का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर भारत का, देखिए 3 स्तर हैं आपके। मतलब भारत की अगर बात करें अर्थव्यवस्था जो है, जिसमें एक बड़ी भारी जनसंख्या है जो कृषि पर, मतलब कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन से रिलेटेड है, और इसमें खनन भी आ जाता है। तो द्वितीयक सेक्टर में क्या आ जाता है? द्वितीयक सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, पूरा भारत का औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, याद रखिए। और तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सेवाएं, जितनी भी प्रकार की, बैंक हुआ, आपकी डाक पोस्ट हुई, तो इसमें सेवाओं से रिलेटेड जो भी सेवाएं भारत में दी जाती हैं वो तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड हैं। औद्योगिक क्षेत्र से आपका क्या है? द्वितीयक सेक्टर है। और प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि प्रधान देश हमारा, कृषि अर्थव्यवस्था है। तो ज्यादातर जनसंख्या का बड़ा एक क्षेत्र जो होता है कृषि और कृषि क्षेत्र में संलग्न है, तो प्राइमरी सेक्टर से यहाँ पर रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट बात कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? देखिए लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डलहौजी। ठीक, आप जानते हो लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जानता है, हड़प नीति। तो हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और सहायक संधियां कौन लाया था? तो लॉर्ड वेलेजली लाया था, आपको याद होगा। सहायक संधियों की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधियों की शुरुआत। तो सहायक संधियां क्यों ला देते थे राजाओं पे? ताकि उनका राज्य छिन जाए। तो सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेजली लाया था। ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम का बनता है, लॉर्ड वेलेजली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। और आप मानिए लेखपाल में जो आपकी जीके जीएस के प्रश्न बनेंगे, तो यहां से धुआं धुआं प्रश्न होंगे। आप समझ लीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। पूरी यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाया जाएगा, और साथ ही PYQ जो प्रीवियस ईयर से लेकर जो नए अरेंज क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर बात होगी। तो रोलेक्ट एक्ट आप जानते हैं, ये आया था 1919 में। ठीक, 1919 में रोलेक्ट एक्ट क्या था? जो भारतीय क्रांतिकारी थे, आपको पता होना चाहिए, उन क्रांतिकारियों को बिना किसी मतलब केवल शक के आधार पर उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। इसीलिए इस कानून को घृणित कानून या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इसे काला कानून, देखिए काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है, याद रखना। ये इस कानून का मतलब क्या था? बिना अपील, बिना दलील और बिना उसके कह सकते हैं किसी व्यक्ति को शक के आधार पर ये मतलब जेल में बंद करते थे और छोड़ते भी नहीं थे अंग्रेज। उसी का विरोध किया, रोलेक्ट एक्ट उसी को बोलते हैं। ठीक, इसी को काला कानून या घृणित कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्लियर बात। आइए, तो इसमें आंसर क्या होगा? ये कब शुरू हुआ? इस समय जो रोलेक्ट एक्ट आया था, तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इरविन जानते हो, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 2-3 सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930 और आपका 1932 में। ठीक, तो वो आपको पता होंगे तीनों सम्मेलन। तो आज के मतलब आपकी जो आज की क्लास थी, बहुत जो क्लास थी कहने का मीन्स, तो इस तरह से जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को आने वाली उसमें हम क्लासेस में, सेशन में कह सकते हैं, समझाएंगे आपको। और बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और एक कॉन्सेप्ट बेस आपका तैयार होगा, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्क करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।